अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है हर्ट्ज डाइपोल जो है उसको स्टडी किया था। जो उसमें हमने डेरिवेशन को फॉर द टाइम बिग स्किप किया था, और ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी जो है कि रेडिएशन पैटर्न कैसे होता है जो है, और फार फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह के होते हैं जो है, उन पे हमने फोकस किया था। तो आज के लेक्चर में हर्ट्ज डाइपोल को दोबारा हम देखेंगे। जो है इस दफा जो है डेरिवेशन जो है उसको जो है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जैक्ट प्रोसीजर से निकलते हैं उसको देखेंगे जो है। और सेकेंडली जो है हम एंटीना पैरामीटर्स जो है उनको देखेंगे जो है कि अगर एक एंटीना आपके पास, उसका अलग से गेन का क्या मतलब है, उसकी डायरेक्टिविटी का क्या मतलब है जो है। इस तरह ई और एच प्लेन रेडिएशन पैटर्न का क्या मतलब है, साइलो लेवल्स क्या होते हैं जो है। तो टिपिकल अगर आपके पास एंटीना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए जो है, तो उनको हम एंटीना पैरामीटर्स कहते हैं। रेलेवेंट सेक्शन आपकी बुक के 13.2 और 13.6 है। हर्ट्ज डाइपोल जो है आपका 13.2 सेक्शन में कवर्ड है, और 13.6 में ये एंटीना पैरामीटर्स है। तो हम बेसिकली जो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं जो है, लेट्स से एक एंटीना से जो है फार फील्ड में जो है, हमने कहा था जो सोर्स है जो है आपके पास टाइम वेरिएंग करंट सोर्स आपके पास सोर्स है जो। या एसी करंट्स हम कह सकते हैं जो है, सोर्सेज हैं आपके पास जो है इलेक्ट्रिक रेडिएशन के जो है। तो रेडिएशन का फिनोमेना है, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एसी करंट्स हो। डीसी के लिए जो है ऑब्वियसली कोई रेडिएशन नहीं होती जो। अच्छा, तो अगर आपके पास टाइम वेरिएंग करंट सोर्स है और आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो है, तो हम जो है ये पाथ फॉलो कर रहे हैं जो है कि हम जे से पहले ए निकालेंगे जो है, जिसको हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। हम पहले यानी ये स्टेप वन होगा हमारा जो है। और फिर जो है वंस हमें ए फाइंड हो जाएगा जो है, उससे हम जो है स्टेप टू में जो है हम फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे जो। तो आपके पास जो है जे गिवन होगा, उससे स्टेप वन में आप ए फाइंड करेंगे जो है, और ए से आप जो है एच फाइंड कर लेंगे स्टेप टू में जो। और फाइनली जब एच पता हो और ये निकालना जो है, तो उसके लिए जो है फिर आप मैक्सवेल इक्वेशन से ये चीज निकाल सकते हैं। तो डिटेल जो है उन स्टेप की जो है रेडिएशन प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है जो है कि वंस आपको एक करंट गिवन है जो है, तो सबसे पहले ए फाइंड करने के लिए आप जो है ये इंटीग्रल सॉल्व करते हैं जो है एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा आर से मल्टीप्लाई करके आर से डिवाइड करते हैं जो है, और वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये बेसिकली करंट सोर्स का वॉल्यूम है। अब इसलिए अगर वो सरफेस करंट है तो सरफेस पे इंटीग्रेट होगा, अगर लाइन करंट है तो लाइन पे इंटीग्रेट होगा। और यहाँ पे आर जो है बेसिकली जो है डिस्टेंस बिटवीन करंट सोर्स और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस है। अच्छा, वंस हमें ए पता लग जाएगा जो है, तो सेकंड स्टेप में जो है हम जो है ए का कर्ल लेके उसे 1/μ से डिवाइड करके एच निकालेंगे। ये बेसिकली फंडामेंटल डेफिनेशन है जो है कि कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू पी है जो है। अच्छा, वंस हमें एच फाइंड हो जाएगा जो है, तो हम फिर मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से जो है हम जो है ये ही निकालेंगे। जो प्रॉब्लम कंसिडर करने लगे हैं वो इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल, या जिसको हर्ट्ज डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल जो है कहते हैं जो है, उसको हम कंसिडर करने लगे हैं। या ये आइडियल डाइपोल भी कहलाता है जो। इसमें जो है शॉर्ट या इनफाइनाइटेसिमल को हम क्वांटिफाई करेंगे जो है यूजिंग दिस कंडीशन जो है। जो भी आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उस पर अगर आप लेमडा कैलकुलेट करेंगे, तो जो लेंथ है आपके डाइपोल की, अगर वो लेस देन लेमडा बाई 50 है जो है, तो देन वी विल कंसिडर दैट डाइपोल शॉर्ट डाइपोल, इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल और हर्ट्ज डाइपोल। और हमारा जो प्रॉब्लम है हमें इस तरह सेटअप किया हुआ है जो है कि हमारा जो ओरिएंटेशन है डाइपोल की, वो जी डायरेक्शन में है जो है, जी ओरिएंटेड है जो, और कोई करंट आई फ्लो कर रहा है उसमें से। और जो लेंथ है जो है इस डाइपोल की जो, वो एल है जो है, और एल पे ऑब्वियसली ये कंडीशन इम्पोज्ड है कि एल शुड बी लेस देन लैम्डा बाई 50 एट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और हम इसकी वजह से इस डाइपोल से जो आपके पास करंट की वजह से लेस टाइम वेरिंग करंट है, तो एट सम पॉइंट पी जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जो है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने पहले पिछले लेक्चर में मेंशन किया था, जो इनफिनिटेसिमल डाइपोल बेसिकली इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक जो है। बस इसकी रेडिएशन आप निकाल लेंगे जो है एट सम पॉइंट पी जो है। तो अगर आपके पास
एक और डाइपोल अलग से हाफ वेव डाइपोल है जो है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है बड़ी लेंथ है, अलग से λ/2 है जो है। तो आप इस डाइपोल को कंसिडर कर सकते हैं कंपोज ऑफ मैनी स्मॉल डाइपोल्स जो है। तो लेट्स से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स से एक डाइपोल ये है, एक और ये है। तो बेसिकली हम सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं जो है कि वंस हमें एक की रेडिएशन पता है इसकी जो है, तो बाकी सब की जो अगर हम अगर इनको सुपरपोजिशन यूज करें एट दैट पॉइंट, तो हम बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो सम अप हो जाएगा जो। तो ये नहीं, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटेसिमल डाइपोल जो है इसको हम फाउंडेशन या बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं जो है फॉर मैनी प्रैक्टिकल वायर एंटीना। अब जब आपके पास लेंथ कोई आर्बिट्री लेंथ है, उसमें फिर आप सिंपली इंटीग्रेट करते हैं या सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं इन अदर वर्ड। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमने ये रिजल्ट देखा था सिर्फ जो है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी इन्फिनिटेसिमल डाइपोल का फाइंड करें जो है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट होता है और थीटा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ फाई कंपोनेंट है। इसको हम ड्राइव करते हैं आज जो है। अच्छा, तो ये हमारा प्रॉब्लम है जो है, हमारा जो डाइपोल है जो है, अगेन उसको जो है हम आइडियल डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, हार्ट्स डाइपोल और इन्फिनिटेसिमल डाइपोल इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। और ये कंडीशन इम्पोज्ड है कि L शुड बी लेस देन λ/50 जो है, और z डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, कोई करंट I फ्लो कर रहा है और लेंथ उसकी L है जो है, और एट सम पॉइंट P हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है लेट्स से हम डिस्टेंस, ये लेट्स से ओरिजिन अगर आपके पास जो है, तो लेट्स से ये ओरिजिन है जो, तो ओरिजिन से पॉइंट P ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो, और लेट्स से इसको हम जो है ये पूरा हमारे पास सोर्स है जो। अच्छा, ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस को लेट्स से अगर हम उसको R कह देते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये यानी वेक्टर है आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ तक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, और ओरिजिन से अगर हम कोई पॉइंट लेट्स से डाइपोल पे लें, लेट्स से जो ये जो डिस्टेंस है जो है आपके पास ओरिजिन से, ये डिस्टेंस जो है, और क्योंकि ये डाइपोल भी स्मॉल है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट हम r डैश से डिनोट करेंगे। तो क्योंकि हमारी जो अजम्पशन है, ये जो कन्वेंशन है वो ये है कि आर पर हम प्राइम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं सोर्स को डिनोट करने के लिए, और अनप्राइम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं जो है फॉर डिनोटिंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट या फील्ड पॉइंट। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या फील्ड पॉइंट है जिस पे हम फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये कॉज या अनदर बात जो है, आपके पास ये कॉज है जो है, और ये आपके पास जो है अफेक्ट है जो। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है जो है, तो हमने अभी तक दो वेक्टर डिफाइन किए हैं जो है, एक वेक्टर आपका ये ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक है, इसको हम r कह रहे हैं जो है, और एक ओरिजिन से जैसे सोर्स पे कोई पॉइंट हमने डिफाइन किया वजह है, उसको हम r डैश कह रहे हैं जो है। तो ये जो वेक्टर है जो है यहाँ से जो है, जो सोर्स से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक है जो है, उसको हम कैपिटल R डिनोट करते हैं जो है, जो कि बेसिकली जो है इस केस में r माइनस r डैश है। अच्छा, तो ये तो हमारी जनरल जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम सेटअप किया है। अच्छा, सबसे पहले जो है अगर हमने रेडिएशन प्रॉब्लम फाइंड करना है जो है, तो अगर हम वापस जाएं जो है, तो हमारे पास ये स्टेप हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें करंट करंट पता होना चाहिए जो है कि क्या है जो है। करंट अगर हमें पता है तो फिर हम फर्स्ट स्टेप में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, करंट जो है हम ये अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे जो है कि हमारा जो करंट है ऑब्वियसली एसी करंट होगा और टाइम वेरिइंग करंट है जो, तो इट सब मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले बेसिकली हम करंट की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अच्छा, तो करंट जो है हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये लेंथ बहुत स्मॉल है जो है इन टर्म्स ऑफ लेमडा जो है, तो हम अज्यूम करेंगे इस पे जो है करंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लेंथ जो है, इट्स
फंक्शन ऑफ टाइम तो ऑब्वियसली होगा इसी के लिए जो है, लेंथ का फंक्शन नहीं है। एवरीवेयर ऑन दिस डाइपोल जो है आपके पास जो है इस डाइपोल पे आपके, चूंकि लेंथ लैम्डा की टर्म स्मॉल है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट है जो है। तो लेट्स से अगर हम ये अजम्पशन लें जो है तो हम इसको सिंपली करंट को लिख सकते हैं, इट्स एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट आई नॉट एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, आई नॉट कोसाइन ओमेगा टी। हमने ये बेसिकली लेंथ का फंक्शन नहीं लिया जो। अच्छा, ये आपका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन है जो है, करस्पॉन्डिंग अगर आप फेजर डोमेन में इसको ले जाएंगे तो आप सिंपली जो है इसको लिख सकते हैं, लेट्स से उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करें। तो फेजर क्या होगा इसका वैसे बाय द वे? सिंपल फेजर में क्या करते थे, मैग्नीट्यूड होते हैं और फेज जो है, तो फेज तो जीरो है और सिर्फ मैग्नीट्यूड आई नॉट है सिंपली, तो ये इसका फेजर है। अच्छा, तो ये आपका करंट की एक्सप्रेशन आ गई जो है। तो सबसे पहले ये काज है जो है, यानी हमें टाइम वेरिएंग करंट जो है, जो सोर्स था जो है उसको हमने लिख लिया जो है। नेक्स्ट जो है आपका जो फर्स्ट स्टेप है जो है, आपने ये फॉलो करना है जो है। फर्स्ट स्टेप जो है आपने वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स से कहते हैं कि स्टेप वन जो है we are saying that find magnetic vector potential A जो है। अच्छा, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो उसके जो फार्मूला जो है वो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो, तो जनरल फार्मूला है आपके पास, A सब वेक्टर should be equal to mu over 4 pi volume integral J, which is obviously a function of r prime, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j बीटा r माइनस r प्राइम, ये कैपिटल R है बेसिकली जो है, डिवाइडेड बाई r माइनस r प्राइम। अच्छा, ये जनरल फार्मूला जो है जिसमें हम वॉल्यूम पे करेंगे, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक सिंपल लाइन करंट है जो है, ठीक है, लेट्स से इसकी थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है। तो हम इस इंटीग्रल को जो है फॉर आवर केस जो है हमारे पास ये वॉल्यूम इंटीग्रल के बजाय लाइन इंटीग्रल बन जाएगा जो, तो हम कह रहे हैं कि फॉर लीनियर करंट हमारे पास जो है इस ए को हम लिख सकते हैं जो है यू ओवर 4 पाई, और वॉल्यूम इंटीग्रल के बजाय हम लाइन इंटीग्रल लेंगे जो, और बाकी जो है ये करंट जे जो है ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी है जो है, उसके बजाय जो है हमारे पास इस केस में आई नॉट डी एल आ जाए, डी एल आ जाएगा। और अब इसलिए यहाँ पे जो है डी वी भी आना चाहिए था, ठीक है, तो उस डी वी की जगह आपके पास जो है डी एल आ गया, और ये डी वी प्राइम होगा, हमने प्राइम पे इस पे कर रहे हैं। अच्छा, तो आई नॉट डी एल, आई नॉट जो करंट है जो है आपके पास जो है ये वो करंट है जो कि ये फेजर करंट था आपके पास, और डी एल जो है डी वी की जगह हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है तो डी एल बन गया। बाकी टर्म जो है आपके पास, लेट्स से अभी हम एज इट इज लिख देते हैं, आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम ये एक असम्पशन ले सकते हैं यहाँ पे जो है कि ये जो डिस्टेंस आर प्राइम डिस्टेंस था जो, ये वाला जो है जो कि ओरिजिन से आपके पास किसी पॉइंट पे जो है, ये जैसे इसको मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये जो है आर प्राइम जो है ये बहुत छोटा है जो है कंपेयर टू आर जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर माइनस आर प्राइम जो है फॉर दिस शार्ट डाइपोल जो है, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि एज इफ आर डैश को जो है या आर प्राइम को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस स्मॉल है जो है, जैसे ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिंस वायर या डाइपोल इज वेरी शॉर्ट,
सो हम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कर रहे हैं कि r माइनस r प्राइम जो है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r जो है मैग्नीट्यूड जो है, जो कि तो हम इक्वल टू r कह सकते हैं। तो अंडर दिस अजम्पशन जो है ये जो टर्म है जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी जो आपके पास। तो हम इसी वेक्टर a को जो है हम लिख लेते हैं जो है कि a will become equal to u over 4 pi और लाइन इंटीग्रल है I नॉट dl एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे r माइनस r प्राइम की जगह आप सिंपल मैंने r लिख दिया जो है अंडर दिस अजम्पशन जो। अच्छा dl क्या होगा अब जो है, dl यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इस डाइपोल को जो है हम एक स्मॉल लेंथ इसमें लें जो है जैसे ये अब इसलिए z के ओरिएंटेड है तो dz होगा आपके पास। तो dl जो है यहाँ पे जो है dz बन जाएगा जो है। तो यहाँ पे हमारे पास जो dl है अब इसलिए ये सारे वेक्टर ही हैं जो है इज dz az है जो है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये आ जाएगा। अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट करें हम वापस जो है तो हमारे पास आ जाएगा जो वेक्टर पोटेंशियल ए है जो है वो बन जाएगा म्यू ओवर 4 पाई एंड लेट्स इंटीग्रेट अब कर लेते हैं 0 टू l I नॉट dz एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा r ओवर r। अब इसलिए बाकी सब कुछ कांस्टेंट है कि विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर रहे हैं हम जो है तो वो सिंपली l आ जाएगा यहाँ पे जो है। तो फाइनल आंसर जो वेक्टर पोटेंशियल ए का जो है वो आपके पास आता है a इक्वल टू यू I नॉट l ओवर 4 पाई r एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा r a z। अच्छा यहाँ पे अगर आप ये हमने स्टेप 1 कर लिया कि हमने नेगेटिव वेक्टर पोटेंशियल निकाल लिया था। अच्छा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो नोट करें कि हमारा जो करंट सोर्स था जो है वो z ओरिएंटेड था, जो उसकी डायरेक्शन जो है यानी आपके पास z में थी। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जैसे पॉइंट P पे जो है हमने वेक्टर जो पोटेंशियल A निकाला है जो है वो किस तरह ओरिएंटेड है वो देखें जरा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया ना फाइनल जो है, तो इसको अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें ये चीज जो है से इसको ए जी कह देते हैं और ये साथ ए जी, तो ये सिंपली ए जी भी लिखा जा स्मॉल ए जी यानी यूनिट वेक्टर के तौर पे लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट में अगर करंट सोर्स जी में ओरिएंटेड होता है तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी यानी अगर मैं उसको बनाऊं यहाँ पे जो है तो ए बी जो है वो भी इसी तरह ओरिएंटेड होगा। तो ये यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है जो है उसकी डायरेक्शन सेम होती है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की एज दैट ऑफ जो करंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा ये आपने अब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकाल लिया जो। अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा था मैग्नेटिक फील्ड निकालना था जो है हमने ये जो है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन जो है। अच्छा उससे पहले लेकिन जो है हमें एक काम और करना है जो कोई गैस कर सकता है क्या? हम जो है यहाँ पे देखें ए जी ये जो वेक्टर पोटेंशियल निकला ए जो है वो ए जी है जो है यहाँ पे जो। तो यानी हम बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो अगर आप जो है जो रेडिएशन प्रॉब्लम होता है जो है टिपिकली हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में प्रेफर करते हैं जो है तो यानी r थीटा फाई में जो है। तो हम बेसिकली जो है हमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पहले करनी है जो है कि अगर आपका सिर्फ जी कंपोनेंट हो जो है तो उसको आप यानी अगर आप r थीटा और फाई में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करना है जो है तो आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो ये जनरल जो है एक्सप्रेशन जो है अगर आपके रेक्टेंगुलर टू कार्टेशियन जो रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन टू आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए जो है तो हमारे केस में ए वाई तो जीरो है जो ए एक्स भी जीरो है जो है सिर्फ ए जी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है।
उसका मतलब क्या हुआ जो है कि आपके पास अगर ये मल्टीप्लाई करें यहाँ पे जो है तो ए आर जो है क्या बन जाएगा जो है, तो मैं सही लिख रहा हूँ ए जी कॉस थीटा। अच्छा, और ए थीटा क्या बनेगा जो है, ये चीज सारी मल्टीप्लाई होनी है आपने इसके साथ जो है, तो ए थीटा जो है आपका बनेगा माइनस ए जी साइन थीटा, और फाइनली ए फाई जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया जो है कि ए जी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था उसको हमने cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास ए आर आ जाता है, और माइनस साइन थीटा से ए थीटा, और फाई का अपना यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ जो है पिक्टोरिकली यहाँ पे डिपेक्टेड है जो है कि आर कंपोनेंट जो है ये है जो है जो कि रेडियल डायरेक्शन में जो है, थीटा कंपोनेंट जो है अगर आपको याद हो तो थीटा सी से हम लेते थे जो है, ये वाला थीटा जो, तो ये ए थीटा है जो है, और ए फाई फाई के डायरेक्शन में जो है वो हम कह रहे हैं कि जो है ये जो फाई कंपोनेंट है ए फाई जो है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फाई जो है, वो आपके पास जो है ये 0 है जो है ए फाई जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए फाई 0 है, सिर्फ दो कंपोनेंट आर ऑफ थीटा है। अच्छा, तो ये अगर हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया जो है तो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे जो है कि हमारे पास दो कंपोनेंट जो है आफ्टर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आए हैं जो है, एक ए आर था जो है जो कि आपके पास था ए जी कॉस थीटा, तो ए जी अगर ये है और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ मैं जो है यू आई नॉट एल, इसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाई 4 पाई आर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे थीटा। ठीक है, तो ये उसका स्केलर कंपोनेंट है ए आर। अब इसलिए जो है अगर आप ए तो यानी उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, अब इसलिए जो है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, और सेकंड जो है आपके पास जो ए थीटा था जो है कंपोनेंट, उसमें क्या करना है उसको के लिए जो है माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो है ये आ जाएगा माइनस म्यू आई नॉट एल साइन थीटा ओवर 4 पाई आर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा आर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास जो दो एक्सप्रेशन है जो है, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है आपके पास इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वंस आपके पास जो है स्टेप 2 पे आप चलते हैं। अच्छा, उसमें आपने करना क्या जो है कि वंस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आता है जो है आपके पास निकाल लिया जो है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो है, तो फाइंड लेट्स स्टेप 2 है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एच। अच्छा, उसके लिए जो है फंडामेंटल जो डेफिनेशन है जो है वो आपके पास जो बी है जो है वो रिलेटेड है आपके पास ए से जो है यूजिंग कर्ल ऑपरेटर जो है। ठीक, क्योंकि अगर आपको याद हो ना ये हमने यहाँ से ड्राइव किया था कि डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो 0 होती है जो है, और इसका मतलब है और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ सम वेक्टर ए जो है वो 0 होता है जो है। तो यहाँ से फंडामेंटली हमने देखा था कि बी शुड बी इक्वल टू कर्ल ऑफ सम वेक्टर, और उस वेक्टर को हम वेक्टर पोटेंशियल ए कह रहे हैं, तो ये उसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम यूज करें जो है तो इधर से अब इसलिए एच निकाला जा सकता है जो एच जो वेक्टर है आपके पास जो है वो आपके पास बी जो है म्यू एच होता है जो है, तो इसको आप 1/म्यू टाइम कर्ल ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए पता है तो आप एच इस तरह निकाल सकते हैं जो। अच्छा, कर्ल जो ऑपरेटर है आपके पास जो है, अब अगेन आप चूंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है जो है, तो उसके लिए जो है हमें इसको एक्सपेंड करते हैं जो है एच जो है शुड बी इक्वल टू 1/म्यू, ये तो स्केलर वैसे ही आ रहा है, अब कर्ल ऑपरेटर को मैं लिखूंगा। अच्छा, वो है आपके पास आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में 1/r² साइन थीटा, और एक डिटरमिनेंट आएगा जिसमें आएगा ए आर यूनिट वेक्टर आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाई, ये फर्स्ट रो है। फिर आपके पास आएगा पार्शियल और पार्शियल आर, पार्शियल और पार्शियल थीटा, पार्शियल और पार्शियल फाई। ठीक है, ये सेकंड रो।
और लास्ट रो में आपने लिखना ये आता है आर ए थीटा और फाइनली आर साइन थीटा के फाई। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है कर्ल ऑफ अ वेक्टर की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अच्छा, यहाँ से कुछ चीजें जो है हमारे पास चूंकि जो है सिर्फ जो है आर और थीटा कंपोनेंट है, फाई कंपोनेंट नहीं है जो है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है जिसमें फाई किया जो है ये तो जीरो हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज ऑब्जर्व करें जो है, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल ऑफ पार्शियल आर, पार्शियल ऑफ पार्शियल थीटा और पार्शियल ऑफ पार्शियल फाई जो है, ये ए आर और ए थीटा जो है अगर आप गौर करें जो है दे आर ओनली फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, ठीक है, फाई के फंक्शन नहीं है। सिमिलरली ए थीटा भी जो है ए थीटा को भी गौर करें, इट्स अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड आर, फाई का फंक्शन नहीं है। और अब इसकी यानी फिजिकल सेंस भी बनती है जो है कि फाई अगर आपको अगर याद हो तो ये है जो आपके पास जो है एक्स डायरेक्शन है, तो एक लेट्स से ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे खड़ा है जो है, ठीक है, इस पे जो है या किसी और जगह खड़ा है जो लेट्स से इसके अंडर 80 डिग्री यहाँ पे जो है, यानी फाइव। तो लेकिन तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो है यहाँ पे का जो राइट मोस्ट ऑब्जर्वर है और लेफ्ट मोस्ट ऑब्जर्वर है उसको एक ही तरह का डायपोल नजर आएगा जो, ठीक है, तो ये इसमें स्फेरिक इसको हम कहते हैं फाइव सिमेट्री एग्जिस्ट करती है जो, यानी फाइव में अगर कोई मूव कर रहा है एक सर्कल पे मूव कर रहा है फाइव सर्कल में, तो आपके पास इस यानी फिजिकली जो है यानी कॉज अगर सिमेट्रिक है तो अफेक्ट भी सिमेट्रिक होगा जो है, ये एक और अजम्पशन है आपके पास जो है, या ईएम फील्ड के कोर्स में देखी होगी जो है, क्योंकि यहाँ पे कॉज सिमेट्रिक है जो है, अगर हम यानी ऑब्जर्वर मूव करे फाइव डायरेक्शन में तो अफेक्ट भी उस पर भी कोई आपके पास वो भी सिमेट्रिक होगा जो। अच्छा, और ऑब्वियसली आप इसी एग्जाम्पशन को देख सकते हैं कि अगर लेट्स से ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता थीटा डायरेक्शन में जो, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे है तो उसे ये लाइन नजर आ रही है जो, जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुंचेगा तो उसे एक पॉइंट नजर आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे थीटा डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑब्वियसली जो है सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, और सेम इज द केस फॉर आर जो है। अच्छा, तो या फिर आप सिंपली जो है इधर से देख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन है जो है थीटा और आर के फंक्शन है, ये फाई का फंक्शन है नहीं जो है, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली लेट्स से अगर आपको इतनी इंसाइट नहीं भी पता तो सिंपल आप पार्शियल और पार्शियल पाई को जीरो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास ए आर और ए थीटा की वैल्यू मौजूद है आपके पास जो है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे जो है और इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, वन सॉल्व कर लेंगे जो है तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो आर कंपोनेंट होगा जो है वो जीरो निकलेगा, जो थीटा कंपोनेंट है गेन जीरो होगा जो है, और जो फाई कंपोनेंट है जो है, वो आपके पास आएगा जो है आई नॉट एल बाई 4 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा साइन थीटा जे बीटा बाई आर प्लस 1/r²। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड कर लिया, उसके तीन कंपोनेंट है तो आपने ये तीनों कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अच्छा, ये हमारा था स्टेप 2 जो है। अच्छा, लास्ट स्टेप जो है आपके पास जो है स्टेप 3 जो है आपके पास जो है यहाँ पे जो है ये जो है आपने मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। तो आपके पास जो है इस स्टेप को अगर लास्ट स्टेप हम देखें जो है लेट्स से स्टेप 3 क्या देते हैं सर, तो आपने फाइंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं। अच्छा, तो आपके पास जब एच फील्ड आ जाता है और ई फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए सिंपल जो है मैक्सवेल इक्वेशन जो आप यूज कर सकते हैं कि कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, और यहाँ से आपके पास जो ई है जो है उससे लिख सकते हैं 1/j ओमेगा एप्सिलॉन इनटू कर्ल ऑफ एच। अगेन जो है कर्ल ऑफ एच के लिए जो है आप जो है ये जो फंडामेंटल डेफिनेशन है कर्ल ऑफ वेक्टर की जो है ये पूरा डिटरमिनेंट लिखेंगे नीचे, और उसमें जो है एच की वैल्यू जो है आपके पास सिर्फ एच का फाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, आर और थीटा का कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपके पास जो है तो मतलब है कि आर और ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे जो है ये कंपोनेंट सिर्फ रह जाएगा। तो ये करके अगर आप यानी ये कर्ल ऑपरेटर सॉल्व करें जो है तो फाइनल जो ई फील्ड आता है जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो है। अच्छा, चलें, मेरे ख्याल में जो है ई फील्ड वहाँ पे लिखा हुआ है तो वही बस हम देख लेते हैं। तो ये जो है ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आएंगे जो है।
कि मैग्नेटिक फील्ड का ये फाई कंपोनेंट जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है दो कंपोनेंट आएंगे, एक ई आर कंपोनेंट और एक ई थीटा कंपोनेंट। इस तरह जो है आप फिर जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्राइव यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे या फील्ड पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल या इनफिनिटेसिमल डाइपोल जो है इस तरह ड्राइव कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में स्किप की थी जो है, ये मैथमेटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो अच्छा, तो लेट्स से इसको हम देखते हैं कि जो लास्ट टाइम क्लास में हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी जो है उसको हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जो है। अच्छा, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो है ये जो फील्ड है जो है आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास जो है वैलिड है जो है, ये एग्जैक्ट फील्ड है जो है जो कि एनी डिस्टेंस आर जो है फ्रॉम एंटीना जो है आपके पास वैलिड है जो है। अच्छा, यूजुअली जो है हम कंसिडर करते हैं जो है अगर एंटीना से हम काफ़ी दूर हैं जिसको हम फार फील्ड बोलते हैं, जैसे आर अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि ये जो टर्म है आपके पास जो है 1/r² की टर्म जो है और 1/r³ की टर्म जो है, तो ये जैसे 1/r², 1/r³ जो है ये टर्म जो है ये हम सारी जीरो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी दूर होंगे तो आर 1/r² और 1/r³ जो है बहुत तेजी से डोमिनेट करेंगे कंपेयर टू 1/r जो है। उसका इसका ये होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई आर टर्म है जो है ये तो आपके पास स्ट्रेट अवे जीरो हो गई जो है, और इसमें ई थीटा में सिर्फ ये एक टर्म आएगी और एच फाई में ये टर्म आएगी और मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंशियल माइनस ये बीटा। ये आपके पास जो है सिर्फ दो कंपोनेंट रह जाएंगे, एक थीटा कंपोनेंट और एक फाई कंपोनेंट जो है फार फील्ड में। यानी अगर आप गौर करें जो है तो लेट्स से अगर आपका ये एंटीना था जो है जी डायरेक्शन में ओरिएंटेड, यहाँ पे जो है ये डाइपोल था आपका, तो उसका मतलब है कि लेट्स से ये फार फील्ड पॉइंट है आपके पास जो है, ये आपका जी से आप थीटा लेते थे जो है और एक्स से आपका फाई आपके पास आता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ थीटा कंपोनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इस तरह, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास फाई कंपोनेंट है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो ऑब्वियसली जो है इससे इस फील्ड इससे डिटरमिनेट हो रही है जो है वो आर डायरेक्शन में है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था ऑब्जर्वेशन जो है कि ई थीटा और एच फाई आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है फार फील्ड में। अगर आप गौर करें जो है ये जो टर्म है जो है और ये टर्म है जो है ये दोनों सेम एक्चुअली जो है सिंपल ईटा से मल्टीप्लाई हुआ है। ईटा ज्यादा फ्री स्पेस में हम ईटा इज इक्वल टू ईटा नॉट ले लेंगे जो है जो कि 377 हुआ है, या अगर एग्जैक्ट आप देखना चाहें तो 120 पाई है जो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको एच फाई पता हो तो ये थीटा निकालना हो तो सिंपल ईटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर से ई थीटा पता है तो ईटा से डिवाइड करके एच फाई निकाल। अच्छा, उसके अलावा जो है आप ये दे सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो दोनों में जे फेज जो है सेम है जो है तो ये इन फेज है जो है। उसके अलावा ई थीटा और एच फाई जो है आपके पास आपस में परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली जो है थीटा और फाई और आर परपेंडिकुलर होते हैं, और रेडियल डायरेक्शन में जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है जो है उसमें कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो इससे आपको पता लग रहा है आपको जो है वो आपके पास इन प्लस आर डायरेक्शन में जो है, यानी आपके पास जैसे अगर एंटीना यहाँ पे जो है ये जैसे आर डायरेक्शन है जो, तो वेव यानी अवे फ्रॉम एंटीना प्रोपगेट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम ट्रांसवर्स टीएम वेव्स की बात कर रहे हैं जो है स्फेरिकल वेव की जो है, यानी आपके पास अगर ये एंटीना जो है तो उससे जो वेव जो है यानी उसमें थीटा और फाई कंपोनेंट है जो है एक प्लेन वेव फ्रंट में, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो आर डायरेक्शन है जो है उसमें कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, कुछ चीजें फिर और हमने देखी थी लास्ट क्लास में कि अगर हम जो है एंटीना से कांस्टेंट डिस्टेंस आर पे हैं जो है, तो वो आपके पास क्या होगा कि ये टर्म जो है एक कांस्टेंट के तौर पे आप ट्रीट कर सकते हैं सिंपली जो है। तो लेट्स से उस कांस्टेंट को लेट्स से ए कह दें, या जो है ऐसे अगर आप कहना चाहें तो यहाँ पे ए लिख रहे हैं इसको जो। अच्छा, तो उसके बाद जो है अगर हम नॉर्मलाइज फील्ड की बात करें जो है तो हम इसको ये जो आपके पास जो है टर्म है जो है ठीक है, एक्चुअली जो ये फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है और मैग्नेटिक फील्ड जो है एच फाई जो है कंपोनेंट जो है वो भी फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है। तो ये चीज जो है सिंपली एक कांस्टेंट है जो है, इसको आप ई नॉट कह सकते हैं, जो पूरे को आप कहते हैं कि ये ई नॉट है वैसे, ठीक है, और इस पूरी चीज को आप एच नॉट कहते हैं। तो अगर हम नॉर्मलाइज कर पाए तो ई नॉट से डिवाइड करते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू से, तो हम नॉर्मलाइज अगर बात करें कि जो आपकी
स्पेस में डिपेंडेंस शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थीटा और फाई में डिपेंडेंट है जो है। तो नॉर्मलाइज फील्ड जो है जिसको EN हम कह रहे हैं जो इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा जो है। ये टर्म जो है एज इफ हमने E0 से डिवाइड कर दिया मैक्सिमम वैल्यू से। अच्छा, फिर हमने लास्ट क्लास में जो है रेडिएशन पैटर्न को जो है इसके देखे थे जो है इनफिनिटेसिमल डायपोल या हर्ट्ज डायपोल के। वंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है जो है तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं वर्टिकल प्लेन में एज वेल एज जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो लेट्स से ये अगर मेरा एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं जो है एक्स वाई और जी, और मेरा जो डायपोल है वो ओरिएंटेड है लेट्स से जी में जो है। तो वर्टिकल प्लेन का मतलब यानी हम क्या लेंगे जो है यानी वाई जी प्लेन जो है, और या एक्स जी प्लेन भी वर्टिकल हो सकती है। लेट्स से फॉर आर्गुमेंट सेक जो है यानी फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो आपकी वर्टिकल या एलिवेशन प्लेन है, क्योंकि फाई 0 भी हो सकती है और फाई लेट्स से 90 भी हो सकती है जो है। ठीक है, वो आपके वर्टिकल प्लेन है। इन फैक्ट जो है फाई की कोई भी वैल्यू हो वो आपकी वर्टिकल प्लेन नहीं बनेगी। तो लेट्स से ये वाली जो प्लेन है लेट्स से आपके पास इसमें यानी ऑब्वियसली दोनों तरफ ही होगी, ये फाई इज इक्वल टू 90 प्लेन है जो वाई जी प्लेन है। अच्छा, और इसमें जो है लेट्स से आपने फाई को फिक्स कर लिया जो है और थीटा को मूव किया जो है। तो थीटा अगर आप चेंज करें जो है तो उसकी डिफरेंट वैल्यू डालें। लेट्स से थीटा 0 पे जो है आपके पास वैल्यू 0 है, थीटा लेट्स से 90 डिग्री पे जो है ये 90 बनेगा यहाँ पे जो है। तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू 1 है जो है। तो इस तरह ये आपको फिगर ऑफ 8 बनती है आपके पास इवेंचुअली ना एलिवेशन प्लेन में जो है, या फाई कांस्टेंट जो है विद थीटा वेरिएशन। ये आपके पास रेडिएशन पैटर्न है। सिमिलरली जो है, और इसको ऑब्वियसली डीबी में प्लॉट किया जा सकता है। डीबी में प्लॉट करने के लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, 20 log लेना पड़ेगा इसका। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है जो है वो आपके पास 1 के बजाय जो है ये जो है 0 dB आ जाएगी यहाँ पे जो। ठीक है, जब 20 log 1 लेंगे 0 dB आ जाएगा। अच्छा, और एक ऑब्जर्वेशन जो है जो हमने देखी थी कि अगर चार्ज जो है अगर आप इसको ऑसिलेटिंग चार्ज की एनालॉजी लें कि ये पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव चार्ज था और ये ऑसिलेट कर रहा था, मैक्सिमम रेडिएशन जो है आपकी जिस डायरेक्शन में चार्ज ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि आपके टाइम वेरिंग करंट है जो चार्जेस ऑसिलेट कर रहे होंगे उसके ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर मैक्सिमम डायरेक्शन है जो है, यानी चार्ज ऑसिलेशन की डायरेक्शन ये थी जो है, मैक्सिमम रेडिएशन जो है आपके पास उसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में सबसे ज्यादा हो रही है। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो है उसकी अगर हम बात करें जो है जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये सी है जो है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब होगा कि आपने ये एक्स वाई प्लेन है जो है तो उसमें आप थीटा कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे थीटा 90 डिग्री है जो, और फाई को वेरी कर सकते हैं, फाई वेरी हो रहा है जो ऐसे। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके पास बन जाएगी जिसको हम एजिमुथ या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। इसमें रेडिएशन पैटर्न अगर आप देखें जो है आपने बेसिकली साइन थीटा को प्लॉट करना है जो है, और आप कह रहे हैं कि थीटा 90 रखना है। जब थीटा 90 हो जाएगा जो है तो आपके पास जो है ये चीज 1 बन जाएगी जो। तो 1 को अगर आप लेट्स से डीबी में 20 लाख ले रहे हैं तो 1 के बजाय 0 आ जाएगा जो, या आप अगर डीबी में नहीं कर रहे तो फिर आपके पास 0 का आपका 1 का सर्कल आएगा। तो आपके पास एवरीवेयर जो है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ फाई जो है इसकी वैल्यू 1 नहीं रहनी है क्योंकि वो फंक्शन है ही नहीं एक्चुअली। ये आपके मतलब है कि सर्कुलर आपके पास पैटर्न होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर हमने ये देखा था कि 3D रेडिएशन पैटर्न जो है अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें जो है तो आपके एलिवेशन प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में जो है आपके पास जो है एक फिगर ऑफ 8 बन रही है, और आपके एजिमथ या हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका एक सर्कल बन रहा है। इसको अगर आप विजुअलाइज करें, या एक और तरीका शायद ये है कि सोचने का कि ये फिगर ऑफ 8 जो है एज इफ अज्यूम करें कि जो जी आपके पास एक्सेस है उसके अराउंड इसको लेट्स से 360 डिग्री रोटेट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास इवेंट अगर आप विजुअलाइज कर सकें तो ये रेडिएशन ये बनेगा 3D में रेडिएशन पैटर्न। ये बेसिकली जो है इसकी शेप जो है ऑलमोस्ट डोनट शेप जो है उस तरह उससे मिलती जुलती है जो है। और इसमें रेडिएशन जो है आप देखें जो है ये जो प्लेन है जो एक्स वाई प्लेन है जो है उसमें जो है ये एक तरह का एवरी एवरीवेयर जो है एक जैसी रेडिएशन है जो है। ठीक है, तो ये क्या हम कह सकते हैं डायरेक्शनल नहीं है जो, लेकिन इस प्लेन में जो है जो कि वर्टिकल प्लेन है जो है अगर इस पॉइंट पे अगर कोई खड़ा है जो है या इस पॉइंट पे खड़ा है जो है तो उसको ऑब्वियसली रेडिएशन जो है वो डायरेक्शनल है जो है, यानी इस तरह का फिगर थी ना जो है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे डिफरेंट रेडिएशन मिलेगी, इस पॉइंट पे डिफरेंट रेडिएशन मिलेगी।
तो आपके पास एलिवेशन प्लेन में ये वाला पैटर्न जो है डायरेक्शनल है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो है उसमें जो है आपके पास यानी नॉन डायरेक्शनल हम कह सकते हैं। तो इस तरह के पैटर्न को अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे। इस तरह का पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल कहलाता है, एक प्लेन में डायरेक्शनल हो और एक प्लेन में आपका डायरेक्शनल ना हो जाए। इसको इस तरह के पैटर्न जो है टिपिकली हम उसको ओमनी डायरेक्शनल कहते हैं। अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरे ख्याल में एक ब्रेक लेते हैं जो है। इधर तक हमने मेरे ख्याल में किया था सिर्फ डेरिवेशन के अलावा जो है, उसके बाद जो है फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो है। ये क्या टाइम हुआ है, 2:40 हुआ है जो है। तो लेट्स से हम 5 मिनट ब्रेक लेते हैं जो है 2:45 तक जो है, और फिर कंटिन्यू करते हैं हम।